नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज चुनाव में मतदान होने के बाद वोटों की गिनती कैसे होती है, मतगणना यानी काउंटिंग कैसे होती है वोटों की। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान का 7 चरण में ये 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी नजर 4 जून 2024 को होने वाली मतगणना पर है। वोट की काउंटिंग कैसे होती है, कैसे विजयी घोषित किया जाता है, कब जो है पोस्टल वोट की गिनती होती है और कब वीवीपैट की गिनती होनी है, ये सब पर हम लोग चरणवार स्टेप वाइज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है उसका रिजल्ट 2024। तो देश 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। जो ये हमारा लोकसभा है ये 18वीं लोकसभा है होगी। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है और 18वीं लोकसभा के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है। तो कैसे होती है वोटों की गिनती और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, पर्चियों का मिलान, इसका पूरा जानकारी आज इस क्लास में दी जाएगी। तो कैसे होती है वोटों की गिनती और ईवीएम वीवीपैट पर्चियों का मिलान। तो लोकसभा रिजल्ट 2024 और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, 18वीं लोकसभा इसका चुनाव 7 चरण में आयोजित किया गया है। 19 अप्रैल को 18वीं लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ और 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई तक चला और 1 जून को 7वां चरण आपका हुआ। ये 7 चरण है। पहला चरण आपका दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण। 7 चरण में 18वीं लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है। अब चुनाव का आखिरी दौर शुरू हो चुका है और चुनाव का आखिरी दौर मतगणना से शुरू होगा और मतगणना 18वीं लोकसभा का चुनाव का मतगणना 4 जून 2024 ईस्वी को सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, जो कि कल यानी 4 जून को आने वाला है। आइए जानते हैं कि मतगणना कैसे होती है और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। तो मतगणना की पूरी प्रक्रिया आज हम लोग समझेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का काउंटिंग 4 जून से प्रारंभ हो जाएगा
और कल ही मोटा मोटी ये पता लग जाएगा कि केंद्र में भारतीय संघ में किसकी सरकार बनने वाली है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का काउंटिंग शुरू हो जाएगा 4 जून को, और कल के मतगणना से ही पता चलेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। परिणाम आने से पहले यह जानने की उत्सुकता सभी को होती है कि आखिर कैसे वोटों की गिनती होती है। तो देखिए, मतगणना वाले दिन होता क्या क्या है। तो मतगणना के दिन यानी 4 जून को कल देखिए क्या क्या होना, क्या क्या होता है। वोटों की गिनती कौन करता है? काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है? मतगणना के बाद ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या होता है, ये सब को हम लोग को जानना है। कई सवाल। पहला सवाल, मतगणना के दिन होता क्या है। दूसरा, वोटों की गिनती कौन करता है। तीसरा, काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है। मतगणना के बाद ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या होता है। इस सब को हम लोग स्टेप वाइज जानेंगे। कितने बजे शुरू होगी वोटों की गिनती? तो जैसा हम लोग पहले ही हम पर बताए कि चुनाव आयोग के अनुसार सुबह के 8 बजे वोटों की गिनती 4 जून को प्रारंभ होगी। तो चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। अब है कि पोस्टल बैलेट क्या होता है? इसको डाक मतपत्र कहते हैं। तो पोस्टल बैलेट उस डाक मतपत्र को कहा जाता है जो कि चुनाव में लगे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, साथ में जो सेना में, पारा मिलिट्री में कार्य करने वाले लोग हैं, ये जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं, साथ में जो सेना में हैं, पारा मिलिट्री में हैं, उनको डाक से अपना वोट भेजने का, वोट दे करके उसको भेज देने का अधिकार है। और यही लोग जो अपना वोट डालते हैं उसी को हम लोग पोस्टल बैलेट कहते हैं, डाक मतपत्र कहते हैं। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट के ही यानी डाक मतों की ही गिनती की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होगा और उसके बाद ईवीएम में जो वोट है उसको काउंट किया जाएगा। पोस्टल बैलेट में 2 कैटेगरी होती है, यानी पोस्टल बैलेट में भी 2 कैटेगरी से मतगणना होगी। पहला देखिए कैटेगरी किनके लिए है, सेना में जो लोग हैं और जो पारा मिलिट्री फोर्स के जवान और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे। तो जो मिलिट्री में है, सेना में, चाहे वो अधिकारी हो, सिपाही हो, चाहे पारा मिलिट्री में हो, अर्धसैनिक बल में अधिकारी हो, सिपाही हो, पहला गिनती बैलेट पे मत का उन्हीं की होगी। तो पहले होगा सेना और पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट को गिना जाएगा। और इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टल बैलेट काउंट होंगे। तो जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा में तैनात,
वो सब का गिनती दूसरे नंबर पर होगा। पहला मिलिट्री और मिलिट्री वाले के बैलेट का, पोस्टल बैलेट का, और दूसरा जो चुनाव में लगे हुए ऑफिसर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी गिनती होगी। अब है कि कौन शुरू करता है डाक मतपत्रों की गिनती? जो बैलेट है यानी पोस्टल बैलेट जो है, डाक मतपत्र, उसकी गिनती कौन शुरू करता है? तो देखिए, जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करती है उसके लिए कानून बना हुआ है। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के तहत, तो देखिए यहां पर है चुनाव संचालन नियम 1961 का उपखंड है 51A के तहत डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर RO, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो उस चुनाव में चुनाव अधिकारी होते हैं, उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में DM जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। विधानसभा के चुनाव में यानी MLA के चुनाव में SDM रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव अथवा राज्यसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी लोकसभा या जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा, ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, चुनाव अधिकारी, तो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी। तो जो चुनाव अधिकारी हैं चुनाव में, उन्हीं के टेबल पर सबसे पहले बैलेट पत्र की गिनती होगी। और यह गिनती जो होगी, केवल ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त हो जाए। यानी 4 जून को जो काउंटिंग शुरू होगा, काउंटिंग शुरू होने के पहले तक जो भी डाक मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त होगा, उसी पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। और गिनती शुरू होने के बाद अगर बैलेट आता है, पोस्टल बैलेट, तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसकी गिनती नहीं होगी। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद EVM से मतों की गिनती शुरू होती है। यानी पोस्टल बैलेट गिनती शुरू हुआ, उससे आधा घंटा के बाद EVM से में जो वोट है, तो EVM के मतों की गिनती प्रारंभ होती है। पहले पोस्टल बैलेट और उससे आधा घंटा के बाद EVM के मतों की गिनती प्रारंभ होती है। मतगणना अधिकारी के क्या होते हैं कर्तव्य? जो वहां मतगणना में लगे हुए ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? कहता है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट नहीं है, तो EVM से मतों की गिनती निर्धारित समय पर शुरू की जा सकती है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक भी पोस्टल बैलेट की प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होना नहीं है। तो जो चुनाव आयोग समय निर्धारित कर दिया है, उस निर्धारित समय पर EVM के वोटों की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। मतों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई EVM की कंट्रोल यूनिट, जिसको CU कहते हैं, के साथ फॉर्म 17C की ही जरूरत होती है। तो देखिए कि मतों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई EVM की कंट्रोल यूनिट CU के साथ, तो जो कंट्रोल यूनिट है CU, उसके साथ फॉर्म 17C की ही जरूरत होती है। EVM के साथ EVM के CU यानी कंट्रोल यूनिट से परिणाम जानने से पहले
मतगणना अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर लगी पेपर सील बरकरार है और डाले गए कुल मत फॉर्म 17C में उल्लिखित मतों से मेल खाते हैं। ईवीएम को खोलने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर उस पर जो सील लगाया गया था, जिस तारीख को मतदान खत्म होता है, जिस समय, उस समय उसमें सील कर दिया जाता है और वो सील सही है या नहीं ये सुनिश्चित करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। और वो सील क्या होता है? पेपर सील, कागज का सील लगाते हैं, वो बरकरार है और डाले गए कुल मत फॉर्म 17C में उल्लिखित मतों से मेल खाते हैं। कैसे होता है परिणाम घोषित? तो देखिए परिणाम की घोषणा कैसे होती है। तो जो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट है ईवीएम, तो कंट्रोल यूनिट का परिणाम मतगणना पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर और उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को दिखाने के बाद फॉर्म 17(6) के भाग 2 में नोट किया जाएगा। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट का परिणाम है, रिजल्ट, वो जो मतगणना ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और उम्मीदवारों के जो वहां मतगणना एजेंट हैं, उनको दिखाने के बाद ये फॉर्म 17C के भाग 2 में नोट कर लिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में परिणाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में सभी सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की गणना पूरी होने के बाद संबंधित वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी। ठीक है, तो देखिए कि कंट्रोल यूनिट जो है का जो डिस्प्ले पैनल है, उसमें परिणाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में, अगर उसमें परिणाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो सभी कंट्रोल यूनिट की गणना पूरी होने के बाद जो संबंधित वीवीपैट है कि पर्चियों की गणना की जाएगी, तब किया जाएगा। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का उम्मीदवार बार बार परिणाम फॉर्म 17C के भाग 2 में नोट किया जाएगा और मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना टेबल पर मौजूद उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। देखिए कितना पारदर्शी होता है कि जितना भी उम्मीदवार के वहां पर एजेंट है, उनका हस्ताक्षर होता है। मतगणना टेबल पर मौजूद ऑब्जर्वर और मतगणना टेबल पर मौजूद उम्मीदवारों के एजेंट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कब होती है वीवीपैट पर्चियों की गणना? अब देखिए ये अंतिम है मतगणना का चरण। वीवीपैट पर्ची की गणना कब होती है? तो प्रत्येक मतदान केंद्र का फॉर्म 17C फॉर्म 20 में अंतिम परिणाम पत्रक संकलित करने वाले अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गणना कंट्रोल यूनिट से मतों की गणना पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जानने का जो चीज है कि वीवीपैट जो पर्ची की गणना है वो कंट्रोल यूनिट से मतों की गणना पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। पहले ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में गणना हो जाएगा और वो जब गणना हो जाएगा तब वीवीपैट पर्ची की गणना शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या औबलिक संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का
अनिवार्य सत्यापन मतगणना पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। तो मिनिमम कहता है कि विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चयनित 5 मतदान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 मतदान केंद्रों को चयनित किया जाएगा और उसके वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन मतगणना पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। यानी मिलान होता है कंट्रोल यूनिट पैनल से वीवीपैट का। जब जीत का अंतर अस्वीकृत डाक मत पत्रों की संख्या से कम हो, तो देखिए कहता है कि जो जीत का अंतर है वो अस्वीकृत, यानी जिसको कि वैसा पोस्टल बैलेट जिसको कि अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अस्वीकृत डाक मत पत्रों की संख्या से कम हो तो परिणाम घोषित करने से पहले ऐसे सभी अस्वीकृत डाक मत पत्रों का अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन किया जाएगा। अगर जीत का जो अंतर है और हार का, वो डाक मत पत्र जो अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसको अवैध घोषित कर दिया गया था, उसकी गणना नहीं हुई थी। इसकी गणना तब होगी फिर मिलान जब हार का अंतर अस्वीकृत डाक मत पत्र से कम हो। यही लिखता है कि जब जीत का अंतर अस्वीकृत डाक मत पत्रों की संख्या से कम हो तो परिणाम घोषित करने से पहले ऐसे सभी अस्वीकृत डाक मत पत्रों का अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन किया जाएगा। फिर से उसको देखा जाएगा कि वो अस्वीकृत क्यों हुआ था। यदि 2 उम्मीदवारों को समान संख्या में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, यानी कि वोट टाई हो गया, तो ये चुनाव आयोग का जो है परिणाम लॉटरी द्वारा घोषित किया जाएगा। हालांकि ये नियम नहीं है परफेक्ट कि टाई होने की स्थिति में लॉटरी से ही ये परिणाम घोषित हो। चुनाव आयोग सिक्का उछाल करके लॉटरी या किसी अन्य तरीके से भी विजेता घोषित कर सकते हैं। तो मतगणना की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ये हम लोग आज जाने, और यही प्रक्रिया से कल 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का मतगणना किया जाएगा और कल ही केंद्र में किसकी नई सरकार बनेगी ये भारत के मतदाता तय कर देंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।